अपन बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मोटे तौर पे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है तो उससे जो उसकी इनकम होती है वो पीजीबीपी में जाती है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसकी इनकम सैलरी हेड में जाती है, और कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोफेशन में है, तो उसकी इनकम जो होती है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं, पीजीबीपी में जाती है। अगेन मैं आपको थ्योरी पे बात करूँगा, लेकिन थ्योरी सिंपल थ्योरी पे मैं बात नहीं करूँगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 15 करीब क्वेश्चन है, उस पर अपन बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपन बात करेंगे। ठीक है, बीच बीच में मैं नियम बताता जाऊँगा, कम से कम उतने नियम तो आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। चलिए, पहला क्वेश्चन आया, आयकर अधिनियम की धारा 28 में प्रयोग किए गए व्यवसाय शब्द से आप क्या समझते हो। देखिए, बिजनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। बिजनेस में आपका खरीदना बेचना यानी ट्रेडिंग भी आ जाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करते हो, किसी के साथ मिल के काम करते हो, तो वो भी आपका बिजनेस ही कहलाएगा। अब आप ऐसा आंसर कैसे लिखेंगे, धारा 213 के अनुसार व्यवसाय में यानी जो बिजनेस का डेफिनेशन बताया गया है, डेफिनेशन अधिकतर सेक्शन 2 में दिए गए हैं, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में बिजनेस का जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें वर्ड है व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य या इस तरह की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य। इंग्लिश में कोई भी तरह का ट्रेड करना, कॉमर्स करना, मैन्युफैक्चरिंग करना या इस तरह का कोई एडवेंचरस कार्य करना यानी बिजनेस करना कहलाएगा। तो अगर आप वो काम करोगे, पैसा कमाओगे या नुकसान होगा, जो भी होगा उसका फैसला पीजीबीपी हेड में होगा। आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है ना, वो 5 हिस्सों में बटा होता है। वो पूछता है कि आपकी इनकम कहाँ से आई, बताओ, सैलरी से आई कि बिजनेस से आई, हाउस प्रॉपर्टी से आई कि कैपिटल गेन से आई। तो अगर आपने इनमें से कोई भी काम किया, एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एनी काइंड ऑफ सच नेचर वर्क अगर आपने किया है तो आपका मामला पीजीबीपी में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बेटा जी, किन्हीं 4 आयों के नाम लिखिए जो व्यवसाय के कर योग्य लाभों की गणना करते समय स्पष्टतया स्वीकृत किए जाते हैं। राइट नेम ऑफ एनी 4 इनकम विच आर एक्सप्रेसली अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। देखिए, आप बिजनेस करेंगे, उससे जो इनकम होगी वो तो बिजनेस में जाएगी। कुछ बातें मैं और बताता हूँ। अगर जैसे आप स्टाफ को स्टाफ को क्वार्टर देते हैं, रहने के लिए क्वार्टर देते हैं, और उससे जो किराया आता है, तो वो जो इनकम होगी ना बेटा, वो इनकम भी बिजनेस हेड में आएगी। जनरली हम सोचते हैं कि मकान का जो किराया आता है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, और अपने सही सोचा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन रूल ये है कि अगर किसी बिजनेस ने अपने कर्मचारियों को रहने के लिए रिहायशी क्वार्टर्स दिए तो उसका जो किराया आएगा वो बिजनेस हेड में जाएगा। इसी तरह वैसे किसी को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में जाती है, लेकिन जब एक पार्टनर को पार्टनर होने की हैसियत की वजह से सैलरी मिलती है तो वो बिजनेस हेड में जाती है। इसी तरह जैसे किसी को इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर सोर्स में जाता है, लेकिन किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे जो ब्याज मिलता है वो बिजनेस हेड में जाता है। इसी तरह आपके पास कोई एजेंसी थी और अगर वो एजेंसी छीन ली, उस एजेंसी को समाप्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इसी तरह अगर आपका कॉम्पिटिटर है और वो आपको मान लो 2 लाख रुपए देता है कंपटीशन ना करने के लिए कि भाई 2 लाख रुपए ले लो लेकिन यहाँ बिजनेस प्लीज़ मत करो, तो ये इनकम भी बिजनेस की होगी। तो कुछ एक इनकम ऐसी होती है जो लगती नहीं है लेकिन वो इनकम भी बिजनेस की मानी जाती हैं। अभी आप इन चारों को देख लीजिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। किसी पार्टनर को फर्म से मिलने वाला वेतन व ब्याज पार्टनर की हैसियत से जो मिलता है वो बिजनेस हेड में जाता है। इसी तरह हम कर्मचारी को जहाँ रहने के लिए क्वार्टर देते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स, उसका जो किराया होता है वो भी बिजनेस हेड में जाता है। अगर आपके पास कोई एजेंसी थी, मान लो कोई सॉफ्ट ड्रिंक की एजेंसी थी या कोई नमकीन भुजिया की एजेंसी थी, वो आपकी समाप्त हो गई और आपको कॉम्पनसेशन मिलता है तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आपको सामने से पैसे देता है जिसको बोलते हैं नॉन कम्पीटिंग फीस, तो वो भी बिजनेस हेड में जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 4 व्ययों के नाम लिखिए जो व्यवसाय के कर योग्य लाभों की गणना करते समय स्पष्टतया अस्वीकृत किए जाते हैं। देखिए,
P&L में जो आप लिखते हैं ना, DR में क्या लिखते हो, खर्चे। आप तो अपनी मर्जी से सब खर्च लिख दोगे। इनकम टैक्स वाले कुछ खर्चों को तो मानते हैं, उसको बोलते हैं अलाउड एक्सपेंस, और कुछ खर्चों को वो नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं डिसअलाउड एक्सपेंस। जैसे P&L के DR में तुम दिखाओगे सैलरी तो वो होगा अलाउ, लेकिन तुम P&L के DR में दिखाओगे इनकम टैक्स तो वो होगा नॉट अलाउड। बैड डेट्स दिखाओगे अलाउ होगा, PBD दिखाओगे नॉट अलाउड होगा। भले ही अपन ने छोटी क्लासेस में P&L के DR में बैड डेट्स को भी दिखाया हो, PBD को भी दिखाया हो, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, इनकम टैक्स पढ़ने लग गए हो, बैड डेट्स अलाउ होता है, PBD डिसअलाउ होता है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ऐसे 4 खर्चे बताओ, ऐसे 4 एक्सपेंस बताइए, कह रहा है बताओ जो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आइटम है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, प्रोविज़न हुआ, चैरिटी हुआ, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन देते हो, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो अलाउ नहीं होते। अब इसी की भाषा में सुनते हैं। इसने बताया कि अगर हम इनकम टैक्स P&L के DR में दिखाएंगे तो वो अलाउ नहीं होगा। अलाउ नहीं होगा के लिए बोला जाता है डिसअलाउड एक्सपेंस। इसी तरह वेल्थ टैक्स अब तो लगना बंद हो गया, पर अगर आपने वेल्थ टैक्स दिखा रखा है तो अलाउड नहीं होगा। इसी तरह दंड और जुर्माने के रूप में दी गई राशि, अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया, कोई कानून तोड़ा और आपको पेनल्टी चुकानी पड़ी या जुर्माना देना पड़ा, तो वो डिसअलाउड एक्सपेंस होगा। इसी तरह अगर व्यापारी खुद का वेतन दिखाएगा, स्टाफ का वेतन दिखाएगा, वो तो अलाउड है। खुद की मेहनत का मेहनताना दिखाएगा, या खुद की कैपिटल का ब्याज दिखाएगा, या खुद का पर्सनल खर्चा दिखाएगा, या राजनीतिक दलों को इसने कोई चंदा दिया, या राजनीतिक दलों की मैगज़ीन में कोई विज्ञापन किया, तो ये जो खर्चे हैं ये अलाउ नहीं होते। इनकम टैक्स की भाषा में इनको बोलते हैं डिसअलाउ एक्सपेंस। यानी जो इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर होता है वो इन खर्चों को नहीं मानेगा। इसे आप यूँ समझ लो कि आप घर वालों से डिमांड करते हो, कुछ बातें जो जायज़ होती हैं वो तो घर वाले मान लेते हैं, और कुछ तुम फोकट की जिद पकड़ लेते हो तो घर वाले मना करते हैं, भैया ये हम तेरे को अलाउ नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट टू बी अलाउड, दिस इज़ डिसअलाउड। वैसे ही असेसिंग ऑफिसर बहुत सारी आइटमों को मान लेता है जो उनको लगता है बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, उनको बोलता है अलाउड, स्वीकृत व्यय। और जो खर्चे फालतू हैं या नियमों में लिखा हुआ है कि ये खर्चे अलाउ नहीं होंगे तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं। ये अभी आपने जो सुने हैं वो डिसअलाउड के एग्जाम्पल हैं, लेकिन यही नहीं है, बहुत सारे आइटम्स हैं। ये तो एक वानगी है, 5-6 आइटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, किन्हीं 2 व्ययों के नाम लिखिए जो या तो गत वर्ष में अथवा आय का नक्शा प्रस्तुत करने की तिथि को या उससे पहले भुगतान करने पर ही कटौती के रूप में स्वीकृत होते हैं। देखिए खर्चा क्या होता है, या तो आप पे कर दोगे या आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। जनरली पे कर दिया हुआ जो खर्चा होता है वो भी अलाउ होता है, और जो खर्चा आउटस्टैंडिंग रह गया वो भी अलाउ होता है। लेकिन एक सेक्शन होता है, सेक्शन 43B इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स की बात चल रही है, वो कहता है कि सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बैंकों का ब्याज, ऐसी 5-6 आइटमें हैं। उन 5-6 आइटमों का आप पेमेंट करोगे तो ही अलाउ होगा। अब बात आता है कि पेमेंट कब तक करना है। सुनो मेरी बात, अभी चल रहा है रियल लाइफ में 2021 जब तुम्हारा ग्रेजुएशन चल रहा था कायदे से, उस समय वर्ष था 19-20, तो संबंधित फाइनेंशियल ईयर हुआ 18-19। 18-19 का अंत कब होता है? 31 मार्च 2019 को। तो 31 मार्च 2019 तक पेमेंट हो जाना चाहिए, या 18-19 का जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है, 18-19 का रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है जुलाई या सितंबर में होती है, वहाँ तक पेमेंट हो जाना चाहिए। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि आप पे करोगे तो अलाउ होंगे, पे नहीं करोगे तो अलाउ नहीं होंगे, उनका पेमेंट होना ज़रूरी है। तो आपको ये जानना चाहिए एज एन अकाउंटेंट, एज एन टैक्स प्रैक्टिशनर, कि कौन से खर्चों का पेमेंट करना ज़रूरी है। तो ये आ रहे हैं उन खर्चों की लिस्ट: सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, तो ऑक्ट्रॉय यानी चुंगी। इसी तरह से बोनस और कमीशन जो एम्प्लॉयज़ का होता है वो, इंटरेस्ट पेबल ऑन टाइम लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और एनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंकों का ब्याज। और इसी तरह आप कर्मचारियों के लिए जो प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड या ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूट करते हो वो। तो सर हमें कैसे समझ में आएगा? कुछ आइटमें ऐसी हैं जिनका पेमेंट होना ज़रूरी है। ऐसी आइटमें हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, टैक्स वगैरह।
ऐसी आइटमें हैं कर्मचारियों से रिलेटेड, बोनस, कमीशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, और ऐसी आइटमें हैं बैंकों का ब्याज या किसी संस्था का ब्याज। इनका पेमेंट होना निहायत ज़रूरी है। ओके, ये सेक्शन 43B में लिखी हुई है। अगर ये खर्चे आउटस्टैंडिंग रह गए तो फिर ये अलाउ नहीं होंगे पेमेंट करने का। या तो आप फाइनेंशियल ईयर समाप्त होते होते पेमेंट कर दो, या उस फाइनेंशियल ईयर का जब रिटर्न भरा जाना है, रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट होती है उस दिन तक उसका पेमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने समझा दिया। जो होशियार बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको जल्दी बात समझ में आएगी। इनकम टैक्स में आई थिंक कम पढ़ाई वाले बच्चे के समझ में कुछ नहीं आता। बाकी आपकी इच्छा है, आप वीडियो कितना सुनते हैं नहीं सुनते हैं। चलिए आगे सुन लेते हैं। किन्हीं 2 हानियों के नाम लिखिए जो व्यवसाय के लाभों की गणना करने में स्वीकार्य होती है। राइट नेम ऑफ एनी 2 लॉसेस विच आर अलाउेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब वापस मैं बोलता हूँ, खर्चे 2 तरह के होते हैं, कुछ को वो मान लेता है अलाउड, कुछ को वो नहीं मानता डिसअलाउड। इसी तरह लॉसेस 2 तरह के होते हैं, कुछ लॉसेस को असेसिंग ऑफिसर मान लेगा, जैसे अगर हमारा बैड डेट्स हो गया तो लॉस है, वो से वो मान लेगा। अगर हमने किसी को एडवांस दिया, जैसे मान लो माल मंगाने के लिए सप्लायर को एडवांस दिया और सप्लायर पैसे खा के भाग गया, तो ये बिज़नेस में होता रहता है, तो अलाउड है। अगर हमारे जो कर्मचारी हैं बदमाश हैं, माल की चोरी वोरी कर लेते हैं या माल में आग वाग लग जाती है, तो ये सारे लॉसेस क्या हैं, अलाउड है। कुछ लॉसेस ऐसे भी होते हैं जो अलाउड नहीं होते, जैसे फ्यूचर में डूबेगा, प्रोविज़न फॉर फ्यूचर लॉसेस, प्रोविज़न फॉर रिपेयर, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कुछ लॉसेस को वो नहीं मानते, और जो मानते हैं उसको मैंने बता दिया। एक बार और सुन लो कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने माल चुरा लिया, एम्बेजलमेंट या थेफ्ट कर लिया, तो इस लॉस को मान लिया जाएगा। अगर आग लगने की वजह से या किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कोई विपदा आ गई, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ, तो उसे एओ असेसिंग ऑफिसर मान लेगा। इसी तरह अगर आप कोई बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं या टूट जाता है, आपने प्रॉमिस किया था सप्लाई टाइम पे देंगे पर आप दे नहीं पाए, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, आपको जुर्माना देना पड़ा या कॉम्पनसेशन देना पड़ा, वो जो लॉस होगा वो भी बिज़नेस में होता रहता है। इसी तरह से अगर आपने सप्लायर को एडवांस दिया था और वो पैसा अगर आप नहीं वसूल कर पाए, या बैड डेट्स हो गया, ग्राहक को उधार दिया था, बैड डेट्स हो गया, वो पैसा आप नहीं वसूल कर पाए, तो ये सारे लॉसेस ऐसे हैं जो अलाउड होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए और सुनिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। एक करदाता ने गत वर्ष 12-13 में साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए मशीनें खरीदी, सारी की सारी राशि उस वर्ष लाभों में से दे दी गई। अब ये क्वेश्चन बहुत कंडीशनल है। आपने 3 लाख की मशीनें खरीदी फॉर साइंटिफिक रिसर्च और पूरा 3 लाख उसी समय अलाउ कर दिया गया, यानी उसी समय आपने पूरा खर्चा P&L में डाल दिया, तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई, 0। अब उस तुमने 0 वाली चीज़ को 3,24,000 में बेच दिया। जो चीज़ का वैल्यू 0 है उस चीज़ को तुमने 3,24,000 में बेचा, तो आपको मुनाफा कितना हुआ, 324। अब ये जो मुनाफा 324 है ना, इसमें से 3 लाख का प्रॉफिट तो जाएगा PGBP में और 24,000 का प्रॉफिट जाएगा CG में। PGBP यानी 3 लाख का प्रॉफिट तो जाएगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और 24,000 का मुनाफा जाएगा कैपिटल गेन में। ये आंसर मैंने बता दिया, सुनिए आंसर। ये कहता है यस, हमें 3,24,000 मिला और पूरा का पूरा हमारे लिए मुनाफा है, प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से 3 लाख जो है उसे हम बिज़नेस प्रॉफिट मानेंगे। इन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि जैसे कॉस्ट 3 लाख थी और आज के दिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि सारा अपन ने उसी समय P&L में डाल दिया। एक सेक्शन 35D होता है साइंटिफिक रिसर्च का, आपने सारा खर्चा उसी समय P&L में डाल दिया और वो आपका मान लिया गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 324, तो आपको मुनाफा कितना हुआ, 324। इसमें से आउट ऑफ दिस 3 लाख जो होगा वो तो जाएगा बिजनेस प्रॉफिट और 24,000 माना जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। थोड़ा टफ था क्वेश्चन, तो टफ ही होते हैं इनकम टैक्स, आसान तो नहीं होता। किन्हीं 2 भुगतानों के नाम लिखिए जिनके संबंध में व्यवसाय के कर योग्य लाभ की गणना करते समय भारित कटौती दी जाती है। अब देखो, खर्चे मैंने बोला 2 तरह के होते हैं कि सर हम बोर हो गए। एक होते हैं अलाउड खर्चे, एक होते हैं डिसअलाउड खर्चे। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर आप 100 रुपये खर्च करोगे तो 150 रुपये अलाउ किया जाएगा, यानी खर्चा हुआ 100 और असेसिंग ऑफिसर मान लेगा कि आपका 150 खर्च हुआ। कि सर ऐसे कैसे? 2-3 जगह हैं, देखिए। एक तो है आपका अधिसूचित कृषि विस्तार योजना, नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एक सेक्शन है 35CCC।
अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे तुम 100 रुपये खर्चा करोगे ना, तो असेसिंग ऑफिसर 150 रुपये का खर्चा हो गया मान लेगा। इसको बोलते हैं 50% का वेटेड डिडक्शन। चलो मोबाइल रिचार्ज की लैंग्वेज में समझाता हूँ कि तुम 100 रुपये का रिचार्ज कराओ और तुम्हें 150 रुपये का टॉक टाइम मिल जाए तो तुम खुश होकर नाचने लग जाते हो। तो ये 50 रुपये क्या है, वेटेड एक्स्ट्रा, ऐसा ही समझ ले बस। बहुत है, तेरी दुनिया मोबाइल तक ही सीमित है, आगे सुन। इसी तरह से क्या हुआ, खो गया। इसी तरह से एक होती है कौशल विकास परियोजना। बीच में गवर्नमेंट का बहुत ज़ोर रहा स्किल डेवलपमेंट पे। तो कौशल विकास की कोई योजना है, अधिसूचित मतलब नोटिफाइड, उस पर अगर कोई कंपनी खर्चा करेगी तो ये बहुत कंडीशनल हुआ कि कौशल विकास का कोई प्रोजेक्ट है और उस पर कोई कंपनी खर्च करेगी तो 100 रुपये खर्च करने पर 150 रुपये की कटौती मिलेगी। इसका सेक्शन है 35 CCD। 35 CCD। क्वेश्चन क्या था, ऐसे खर्चों के नाम बताइए जिनमें आपको वेटेड डिडक्शन मिलती है, खर्चे से ज़्यादा डिडक्शन मिलती है। तो मैंने 2 नाम बताए, अधिसूचित कृषि विस्तार योजना, नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, और एक आपका हो गया ये कौशल विकास परियोजना यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन ये कटौती केवल कंपनीज़ के लिए है। सेक्शन 35 CCD है, 100 रुपये का दान देने पर 150 रुपये की कटौती मिलेगी। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च में भी अधिकतर मामलों में 100 रुपये का दान देने पर उससे ज़्यादा कटौती मिलती है। एक बार आप उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किन्हीं 2 आयों के नाम लिखिए जो सामान्यतः लाभ हानि खाते में जमा कर दी जाती है परंतु जो व्यवसाय के लाभ के रूप में कर योग्य नहीं होती। राइट नेम्स ऑफ एनी 2 इनकम्स विच आर जनरली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट विच आर नॉट टैक्सेबल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। देखिए आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे ना, 11th क्लास में थे, तो आपको सिखाया जाता था बेटा डिस्काउंट रिसीव P&L के CR में, कमीशन रिसीव P&L के CR में, रेंट रिसीव P&L के CR में, इंटरेस्ट रिसीव P&L के CR में। अकाउंटेंसी वाइज बिल्कुल सही है, लेकिन अब सुन, रेंट रिसीव जो होता है ना, वो रेंट रिसीव हम P&L पे दिखा देते हैं, अधिकतर अकाउंटेंट दिखा देते हैं, लेकिन वो बिज़नेस की इनकम नहीं होता। रेंट रिसीव जो होता है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होता है। इसी तरह जो इंटरेस्ट रिसीव है उसे इनकम यानी P&L के CR में दिखा दिया जाता है, लेकिन वो अदर सोर्स इनकम है, अदर सोर्स हेड में जाने वाली इनकम है। इसी तरह से हमें याद है कि किसी असेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ तो वो जो गेन होता है उसे हम P&L में CR में लिख देते हैं, लेकिन वो बिज़नेस इनकम नहीं माना जाता। अगर कोई इनकम है भी तो वो कैपिटल गेन में जाती है। इसी तरह का आपको डिविडेंड मिला, लिखने वाले इसे P&L के CR में लिख देते हैं, लेकिन ये बिज़नेस इनकम नहीं है। अगर इसका कुछ होना भी है तो वो अदर सोर्स में होता है ना। मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पे, आप उनको देख लेना, उसमें पूरी एक पिक्चर है, शायद आपको अच्छे लगे, आप देखिएगा एक बार। चलिए और देखते हैं। एक करदाता द्वारा 50,000 के व्यय का भुगतान एक व्यक्ति को एक ही दिन में नकद कर दिया गया, तो बताओ बिजनेस हेड में किस राशि की छूट दी जाएगी। देखिए गवर्नमेंट कैश लेन देनों को बिल्कुल कम कर देना चाहती है, क्योंकि कैश वाले ट्रांजेक्शन्स का पता नहीं चल पाता किसने दिया किसको दिया। तो एक नियम आया है कि अगर आप एक व्यक्ति को एक दिन में पैसा दे रहे हो तो 10,000 तक तो आप कैश में दे सकते हो। अगर आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट देते हो ना तो आपको चेक से देना चाहिए, और चेक भी कौन सा, अकाउंट पे ही चेक। चेक 2 तरह के होते हैं, एक चेक जिस पे सेल्फ लिखा जाता है उसको बियरर चेक बोलते हैं, वो नहीं। वापस बोलता हूँ, अगर आप एक दिन में किसी को पेमेंट कर रहे हो एक व्यक्ति को तो 10,000 तक तो आप कैश दे सकते हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो तो 35,000 तक दे सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा पेमेंट देने का सोच रहे हो तो चेक से देना चाहिए। अगर चेक से नहीं दोगे तो AO उस खर्चे को अलाउ नहीं करेगा। तो अगर मान लो आपने 50,000 का पेमेंट किसी व्यक्ति को कर दिया नकद में तो AO अलाउ नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं है कि AO 10,000 अलाउ कर देगा और 40 डिसअलाउ करेगा, वो पूरे के पूरे 50,000 डिसअलाउ कर देगा। ये सेक्शन 40A3 में रूल है, 40A3 में, ठीक है। एक बार नियम सुन लो, नील मतलब आपको कोई छूट असेसिंग ऑफिसर नहीं देगा। सिंस इफ अमाउंट एक्सीड्स 10,000 इज पेड टू अ सिंगल पर्सन ऑन अ सिंगल डे, इट शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो ये 40A3 का नियम है। धाराएं आप याद करो तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं होती है वो तो याद करनी चाहिए। हालांकि जो CA की दुनिया में जा रहे हैं उनको तो पूरी धाराएं याद करनी चाहिए।
पर ठीक है, जो रेगुलर बच्चे हैं जो खाली बीकॉम ही कर रहे हैं, तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं याद रखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट धाराओं में से, इसलिए मैंने कोट की है। आगे है व्यवसाय करने वाले करदाता के लिए बही खाते की पुस्तकें रखना कब अनिवार्य होता है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो भाई मैं तो जनरल नहीं बनाऊंगा, मैं तो कैश बुक लेजर कुछ नहीं बनाऊंगा, तो बेटा तेरे को बनानी पड़ेगी। तो कोई नियम तो होना चाहिए कि कब उसे बनानी पड़ेगी और कब उसे नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये आ रहा है आपके सामने नियम है 1,20,000 का। अगर कोई व्यक्ति है, इसे अपन बोलते हैं नॉन स्पेसिफाइड बिजनेसमैन है, अगर उसकी आमदनी 1,20,000 से ज़्यादा है या उसकी जो प्राप्ति है वो 10 लाख से ज़्यादा है पिछले 3 साल में से कभी भी, ऐसा समझ नहीं आया, समझो आपका फाइनेंशियल ईयर है 18-19, अब 18-19 से आप पीछे चले जाओ पिछले 3 साल, अगर कभी भी आपकी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा रही या आपकी 1 वर्ष की प्राप्ति 10 लाख से ज़्यादा रही, तो आपको खाते बनाने पड़ेंगे। बही खाते बनाने का मतलब है जनरल लेजर, जो अपन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, आपको वो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए से ऑडिट करानी पड़ेगी, लेकिन आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके लिए 1.5 लाख रुपए की प्राप्ति का नियम है कि अगर जो स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर वो 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा प्राप्त करते हैं पिछले 3 वर्षों में से कभी भी, तो उनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ये खास तरह के प्रोफेशन में लगे हुए व्यक्ति हैं, जैसे कोई मेडिकल में लगा हुआ व्यक्ति है, डॉक्टर, लीगल प्रोफेशन में लगा हुआ व्यक्ति है, वकील साहब, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, अकाउंटेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंसी देता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम देखता है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कोई फिल्म एक्टर है, फिल्म आर्टिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी है। ये सब व्यक्ति स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं। पिछले 3 वर्षों में से किसी भी वर्ष इन्होंने अगर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा प्राप्त किया है किसी भी वर्ष में, तो इनके लिए अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं। इसलिए तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो अधिकतर डॉक्टर अपने पास में एक रजिस्टर रखते हैं और उसमें वो रिसिप्ट वगैरह, फीस वगैरह चढ़ाते जाते हैं। पूरी तो नहीं चढ़ाते होंगे, बट चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको अकाउंट्स अपना ज़रूरी है। ये सर हमें चक्कर आ रहे हैं, बंद कर दो वीडियो, चक्कर आ रहे हैं। तो एक करदाता ने गत वर्ष 97-98 में 2,62,000 में 2,62,500 में एक पेटेंट राइट खरीदा 20 साल के लिए। इस संबंध में व्यवसाय और पेशे की आय ज्ञात करते समय कितनी छूट मिलेगी? इसे तुम यूँ समझो कि इंटेंजिबल एसेट्स के 2 नियम हैं, 1 अप्रैल 1999 से पहले और 1 अप्रैल 1999 के बाद। आजकल जो समय चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद, इसमें क्या होता है, 25% कटौती मिलती है इंटेंजिबल एसेट्स। पिछले चैप्टर में भी, पिछले वीडियो में हमने सुना कि 25% डेप्रिसिएशन मिलता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है, 99 से पहले क्या था कि आपका जो अमाउंट होता था ना, उसको 14 से डिवाइड किया जाता था, 1/4 14 से। जैसे 1,40,000 का फिगर है तो उसे 14 से डिवाइड करते थे तो 10,000 आता था, तो आपको 10,000 की कटौती मिलती थी। तो अब आप देखो 14 कटौतियाँ अगर थी तो वो तो कब की पूरी हो गई। तो ये जो नियम है ना 1 अप्रैल 99 से पहले वाला नियम, अब वो आउटडेटेड हो गया है। तो ये जो 97-98 की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि उस ज़माने में हमने पेटेंट राइट ख़रीदा था और 20 साल के लिए ख़रीदा था, जो बच्चा ये पढ़ के नहीं गया होगा वो शायद 20 का भाग लगाएगा और 20 का भाग लगाने में जो अमाउंट बनेगा उसकी वो कटौती दे देगा। तो मैं उसे ये कह रहा हूँ कि जो पहले के पेटेंट वगैरह हैं उसकी कटौती आज के ज़माने में नहीं मिलेगी, और आज के ज़माने का अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो 25% की कटौती मिलेगी। इसका सिंपल सा आंसर ये कहता है कि आज के समय में बिज़नेस की इनकम निकालते समय आपको इस पेटेंट का कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके 14 साल पूरे हो चुके हैं। सिंस 14 ईयर हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ये सर बस करो ना, बस 3-4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ये लाइन पूरी नहीं है, वैसे लाइन थी कि वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। ठीक है, कभी आप बड़े होंगे, अब तो आप बड़े हो रहे हैं, तो कहते हैं वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। तो लाइफ में कोशिश कीजिएगा कि आप वो काम करना जिसमें आपको मज़ा आता हो। ठीक है, आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन बने। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग लकी होते हैं कि वो जिनमें उनका जुनून होता है, जिनमें उनका पैशन होता है, वही उनका प्रोफेशन बनता है। और अगर ऐसा हो पाया तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। चलिए आगे।
श्री केशव की अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उन्होंने गत वर्ष 18-19 में एक हल्का व्यापारिक वाहन 4 महीना 3 दिन यूज़ किया, एक मध्यम माल वाहन 10 महीने यूज़ किया, एक भारी माल वाहन 10 महीने 27 दिन यूज़ किया, 14 टन का वज़न था। इसके अलावा उसने 3 भारी माल वाहन किराए पर लेकर यूज़ किए। उसकी इस इनकम ज्ञात करो। ओके, सपोज करो अगर आप गाड़ी लाइन में हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं खुद की, किराए की नहीं, खुद की गाड़ियाँ हैं, तो बेटा नियम ये है कि एक सेक्शन होता है 44AE। 44AE नियम क्या कहता है? 7,500 रुपये महीना। एक महीने की इनकम कितनी? 7,500 पर महीना। छोटी गाड़ी है तो 12 टन वज़न तक की गाड़ी है ना, 12 टन वज़न तक की, तो वो उसका इनकम का रूल है 7,500 रुपये पर महीना। अब जैसे अगर आपने किसी चीज़ को जैसे 4 महीना 3 दिन यूज़ किया तो उसे 5 महीने मानेंगे। 3 दिन मतलब महीना मान लो। या आपने किसी चीज़ को मान लीजिए 10 महीने यूज़ किया तो 10 महीने हो गया, और 10 महीने 27 दिन यूज़ किया तो आपका 11 महीने हो गया। वापस नियम सुनो, छोटी गाड़ी है तो 7,500 रुपये महीना, और बड़ी गाड़ी है तो 1,000 रुपये प्रति टन। जैसे 14 टन है तो 14,000 रुपये। अब इसका आंसर देख ले। पहली गाड़ी छोटी है, 5 महीने है तो 5 को मल्टीप्लाई कराना 7,500 से। दूसरी गाड़ी अपन ने यूज़ करी 10 महीने के लिए, तो 10 महीने को भी मल्टीप्लाई कराना 7,500 से। और तीसरी गाड़ी में वज़न, खाली गाड़ी का वज़न लोड होने से पहले, अनलोडेड गाड़ी का वज़न है 14 टन, तो उसकी इनकम मानी जाएगी 14,000। यानी अगर एक ट्रेलर या ट्रक 14 टन खाली वज़न वाला है तो 14,000 महीने की इनकम होती है, ऐसा मान लेते हैं। मान लेने को बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना, तो इस हिंदी में इस आय को बोलते हैं परिकल्पित आय, प्री अजम्पटिव इनकम। इसमें हम पहले से ही मान लेते हैं कि एक 14 टन की गाड़ी 14,000 महीना देती होगी। और थोड़ा सुनो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो, जैसे लाइट गाड़ी है उसका तो नियम है 7,500 रुपये महीना, और जो बड़ी गाड़ी है उसका नियम है 1,000 रुपये महीना। अब अगर जैसे किसी गाड़ी का वज़न 10 टन है तो वो वही छोटी गाड़ी में माना जाएगा 7,500 महीना, ठीक है। अगर किसी गाड़ी में 12 टन वजन है तो भी वो छोटा है। MT मतलब मीट्रिक टन। 12 टन में भी क्या होगा? छोटा वजन है, छोटी गाड़ी है, 7,500 महीना। 15 मीट्रिक टन है, 15 मीट्रिक टन मतलब भारी गाड़ी हो गई। अब भारी गाड़ी का माना जाएगा 15,000 इनकम, और 20 टन वाली गाड़ी है तो इनकम हो जाएगी 20,000 रुपये महीना, ठीक है। और उसने जो पिछले क्वेश्चन में गाड़ियाँ 3 किराए पे ली थी, मैं आपको बताऊँ, उसके अलावा उसने 3 गाड़ियाँ किराए पे ली थी, उसकी परिकल्पित आय नहीं लेते। परिकल्पित आय उसी की लेते हैं जिसकी गाड़ी की ओनरशिप आपकी हो, ठीक है, जिसकी गाड़ी का मालिकाना हक आपका हो। एक क्वेश्चन और आएगा कि गोविंद ने पुराने ज़माने में एक पेटेंट खरीदा और गत वर्ष में इसे 1,000 रुपये में हस्तांतरित कर दिया। तो आप इसे यूँ समझो कि 28,000 का पेटेंट आपने खरीदा, पुराने ज़माने में खरीदा, यानी वो फुल्ली डेप्रीसिएट हो गया। फुल्ली डेप्रीसिएट हो गया तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 0। जितने की चीज़ थी आपने उसका पूरा इस्तेमाल कर दिया तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 0। और 0 वाली चीज़ को आपने कितने में बेचा? 1,000 में, तो आपका मुनाफा हुआ 1,000। 1,000 की इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। चलिए और सुन लेते हैं। और अगर आपने 32,000 में पेटेंट बेचा होता तो क्या होता? तो देखो 28,000 आपकी लागत है, तो सबसे पहले आप कॉस्ट लेना। कॉस्ट हो गई 28,000, बुक वैल्यू क्या है? 0। बेचा कितने में? 32,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 32,000। 32,000 में से जो 28,000 का प्रॉफिट है, 32 में से जो 28,000 का प्रॉफिट है वो तो कहलाएगा बिजनेस प्रॉफिट, और जो बाकी 4,000 का प्रॉफिट है वो कहलाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। मैंने बता दिया, अब आप जितना संभाल पाओ, ठीक है। ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। 28,000 विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम एंड 4,000 विल बी टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन कैपिटल गेन हेड। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कृषि विस्तार परियोजना में खर्चा करे, थोड़ी देर पहले आया था, कृषि विस्तार परियोजना में आपको 50% एक्स्ट्रा कटौती मिलेगी। तो 40,000 अगर आप खर्चा करोगे ना तो 20,000 की एक्स्ट्रा कटौती मिलेगी, तो कुल कटौती आपकी मिलेगी 60,000 की। कुल कटौती 60 आएगी। इसका सेक्शन था 35 CCC। और एक लास्ट ज्ञान की बात सुनिए, दुनिया आपको मुफ्त में कुछ नहीं देती, सफलता जैसी बेशकीमती चीज़ तो बिल्कुल नहीं। ये मेरी कहानी नहीं है, ये बड़े बड़े लोग कोट्स कह के गए, मैंने तो वहाँ से कॉपी किए हैं। अच्छे हैं, सुनिएगा। दुनिया आपको मुफ्त में कुछ नहीं देती, सफलता जैसी बेशकीमती चीज़ तो बिल्कुल नहीं। अतः सफलता का पकवान चखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबू, दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप
कुछ कर नहीं पाओगे। आप डेफिनेट बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपको वॉक ओवर दे देगा कि आओ साहब आओ, हम दुकान हमारी बंद कर रहे हैं, अब आप आ जाओ और आप दुकान खोलो, अब आप जॉब करने आ गए, हम जा रहे हैं त्याग पत्र दे के, ऐसा नहीं है। पथरीली राह होती है, राह में कांटे बिछे हुए होते हैं, दुनिया बहुत मज़े लेती है आपके। चलिए, ओके, थैंक यू।